ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुभाष की बीवी और उसके घर वाले धोखे से उसका सब कुछ हड़प लेते हैं, जिसके बाद सुभाष एक तांत्रिक की मदद से नरभक्षी पिशाच सिद्धि करता है। मुझे खुशी है सुभाष, तुमने इस कठिन परीक्षा को पार कर लिया। अब तुम जितनी चाहो उतनी माया हासिल कर सकते हो। अब इस चमगादड़ को पिंजरे से निकालो और इसका खून पी जाओ। सुभाष ने चमगादड़ लिया और एक झटके से जबड़ों में दबाकर उसकी गर्दन अलग कर दी और उसका खून पीने लगा। कुछ ही पलों में सुभाष की आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। बहुत खूब सुभाष, अब तुम एक आम आदमी नहीं रहे। तुम्हारा शरीर अब नरभक्षी का बन चुका है। अब मेरी तकदीर सिर्फ मैं लिखूंगा बाबा। जो दर्द मुझे मिला है उसका हिसाब मैं सुप्रिया और उसके परिवार से लूंगा। खुश रहो। तांत्रिक चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने एक नया शिकार पैदा कर दिया हो। लहू से भीगे होठ, लाल तपकती आंखें और मन में बदले की आग लिए सुभाष अपने पहले शिकार की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ा और सीधा सुप्रिया के घर जा पहुंचा। लेकिन उस वक्त घर में सिर्फ सुप्रिया की मां मालती मौजूद थी। दरवाजा खुलते ही मालती ने जब सुभाष को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सुभाष, तुम? सुभाष नहीं, तुम्हारी मौत। नहीं। नरभक्षी ने उसके नुकीले नाखूनों से सीधा उसका सीना चीर डाला और शरीर के कई टुकड़े कर डाले। अगली सुबह जब सुभाष की आंख खुली तो उसने खुद को एक वीरान जंगल में खून से लथपथ पाया। उसका शरीर भारी हो रहा था और सर दर्द से फट रहा था। कल रात मुझे क्या हुआ था? क्या वो सब असली था या सिर्फ एक सपना? कल रात जो कुछ हुआ सुभाष उन सब बातों से अनजान था। बेकाबू कदमों से वो सीधा गुफा की तरफ भागा। वहां उसने देखा तांत्रिक चुपचाप बैठा हुआ कटोरे में भोजन कर रहा था। बाबा, कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे आसपास हजारों चमगादड़ दिखाई दे रहे थे। फिर मेरी आंख कब बंद हो गई मुझे याद नहीं, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को खून में डूबा हुआ जंगल में पड़ा हुआ पाया। इस विधि में चमगादड़ की एक अहम भूमिका होती है। तुमको मैंने सब कुछ बताया था सिवाय एक बात के। कौन सी एक बात? रात के समय ये चमगादड़ तुम्हारे इर्द गिर्द ही होंगे और फिर कुछ देर बाद तुम एक नरभक्षी पिशाच बन जाया करोगे। पिशाच बनने के बाद तुम रोज एक इंसान का कत्ल करोगे और फिर ये चमगादड़ उस इंसान का खून पीकर अपनी प्यास बुझाया करेंगे। और अगर किसी रात तुमने ऐसा नहीं किया तो ये चमगादड़ तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर से खून चूस लेंगे। ये सुनकर सुभाष के पैरों तले जमीन निकल गई। एक पल को उसे लगा जैसे कि ये उसके साथ धोखेबाजी हुई है, लेकिन फिर अचानक से उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छलक आई। इसका मतलब अपार शक्तियों के साथ मैं हर रात पिशाच बनकर किसी से भी बदला ले सकता हूं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है सुप्रिया, आगे आगे देखना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ अभी क्या क्या होना बाकी है। सुभाष के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया के घर में मातम छाया हुआ था।
सुप्रिया अपनी माँ के लाश के पास बैठी जोर जोर से रो रही थी। यह सब कैसे हो सकता है बेटा? कल तक तो मालती बिल्कुल ठीक थी। सुप्रिया का पूरा परिवार दर्द और शोक में डूबा हुआ था। मालती के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद घर का माहौल थोड़े दिन शांत रहा। एक रात सुप्रिया अपने कमरे में अपने नए मंगेतर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। हवा बिल्कुल सूनी सूनी सी लग रही थी। ये लो मेरी जान, ये तुम्हारे लिए। राजीव ने ग्लास को ध्यान से देखा तो उसमें गहरा लाल खून चमक रहा था। ये क्या है? ये तो खून है। राजीव समझ नहीं पा रहा था कि अचानक बोतल में खून कहां से आया। उसने जैसे ही बोतल उठाकर कचरे में फेंकने की कोशिश की, तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया और दीवारें दरकने लगी। आवाज सुनकर राजीव और सुप्रिया ने एक साथ खिड़की की तरफ देखा तो वहां अंधेरे में खड़ी एक काली परछाई उन्हें घूर रही थी। इससे पहले कि वो दोनों वहां से भाग पाते, अचानक कांच की बोतल अपने आप फूटने लगी और एक तेज का टुकड़ा सीधा राजीव की आंख में जा घुसा। राजीव, राजीव तुम ठीक हो? ये क्या हो गया राजीव बेटा? ये सब कैसे हुआ? पापा मैंने अभी अभी खिड़की के बाहर किसी को देखा। उसके बाद ये ड्रिंक की बोतल अपने आप फट गई और राजीव की आंख जख्मी हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? पापा राजीव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आप तब तक घर पर ही रुकिए। चिंता मत करो बेटा, तुम राजीव को लेकर जाओ। मैं कल ही किसी ओझा या तांत्रिक से बात करके देखूंगा। सुप्रिया राजीव को सहारा देते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है, जिसके बाद अब सुप्रिया के पिता राजेश घर में अकेले रह जाते हैं। काफी देर वो बेचैन होकर इधर उधर टहलते रहे, लेकिन फिर अचानक उनके कानों में एक अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है? गुर्राने की आवाज सुनकर राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और अपने को एक कोने में छुपाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खोलने लगा। कौन है वहां? तुम्हारी मौत। एक ही पल में वो राजेश पर झपटा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर सब कुछ एकदम सन्नाटे में डूब गया। हिम्मत रखो राजीव, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हॉस्पिटल आने में और कितनी देर लगेगी सुप्रिया? बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। सुप्रिया कार को तेजी से हॉस्पिटल की ओर ले जा रही थी, लेकिन तभी अचानक कार के नीचे एक बड़ा पत्थर आ गया और कार झटका खाकर बीच जंगल में ही रुक गई। सुप्रिया, ये कार क्यों रुक गई? लगता है कार किसी चीज से टकरा गई है। अचानक इसे क्या हो गया? अभी तो ठीक चल रही थी। सुप्रिया स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक कार के आसपास चमगादड़ों की चीख सुनाई देने लगी। उसने जब शीशे से बाहर देखा तो उसे एक भयानक साया कार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। ये यहाँ भी आ गया। राजीव जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों घबराकर अपनी पूरी ताकत के साथ वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब राजीव ने पीछे पलटकर देखा तो नरभक्षी उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। सुप्रिया, भागो,
वो हम तक पहुंचने ही वाला है। भागते भागते दोनों उसी तांत्रिक की गुफा के पास पहुंच गए जहां पहले कभी सुभाष आया था, और उन्हें भी वही तांत्रिक नजर आया। तांत्रिक ने उन दोनों की हालत देखकर अंदर आने का इशारा किया। जल्दी अंदर आओ। सुप्रिया, वहां चलो जल्दी। बाबा, हाँ, हमें बचा लीजिए। डरो मत, वो नरभक्षी अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वो इस गुफा में कदम नहीं रख सकता। बाबा, हमें बचा लीजिए। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, ना जाने क्यों वो हमारे पीछे पड़ा है। तुमने उसके साथ गलत किया। जो आज तुम्हारे पास है वो सब उसका था। तांत्रिक की बात सुनकर दोनों को समझ आ गया कि वो उनके बारे में सब कुछ जानता है। बाबा, हमें अपनी गलतियों पर पछतावा है, हमें माफ कर दीजिए। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की उससे जान बचाने में मदद करूंगा। वो नरभक्षी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति सुभाष है। क्या? सुभाष? लेकिन वो नरभक्षी कैसे बन गया? वो तुमसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने नरभक्षी पिशाच साधना करके खुद को एक नरभक्षी बना लिया है। बाबा, बाबा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमें उससे बचा लीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको उससे ज्यादा देंगे, बस आप अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे खत्म कर दीजिए। इस पर तांत्रिक कुछ देर तक सोचता रहा और फिर गहरी आवाज में बोला, एक रास्ता है। ये एक सिद्ध किया हुआ त्रिशूल है, इसे अपने पास रखो। जैसे ही नरभक्षी तुम पर हमला करने आएगा, तुम्हें इस सिद्ध त्रिशूल से उस पर वार करना होगा, मगर ध्यान रहे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर तुमसे जरा सी भी गलती हो गई तो वो नरभक्षी तुम दोनों को जिंदा चबा जाएगा। तांत्रिक से मिलने के बाद राजीव और सुप्रिया घबराहट के मारे जैसे तैसे घर पहुंचे। हर पल उन्हें लग रहा था कि नरभक्षी अभी आ ही जाएगा और उन्हें मार डालेगा। राजीव, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाते तब तक ये दवा खा लो, तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। पता नहीं सुप्रिया, कल तक मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। हिम्मत रखो राजीव, सब ठीक हो जाएगा। राजीव पूरी तरह होप खो चुका था। सुप्रिया उसे दिलासा देते हुए उसकी मलहम पट्टी कर रही थी। तभी घर में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। दरवाजे के बाहर कोई है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। सुप्रिया ने चुपके से देखने की कोशिश की तो उसे अंधेरे में एक बड़ी सी छवि दिखाई दी और साथ ही एक भयानक गुर्राने की आवाज गूंजने लगी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे उसने सिद्ध किया हुआ त्रिशूल कस के पकड़ लिया, इससे पहले कि वो छवि सुप्रिया के और करीब आती। सुप्रिया ने तेजी से उस पे एक जोर का वार किया, लेकिन एक ही पल में सब कुछ धुएं में बदल गया और इसी बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर नरभक्षी अचानक से सुप्रिया पर टूट पड़ा और उसके हाथों से त्रिशूल छूटकर दूर जा गिरा। सुभाष, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगी, बस हमें छोड़ दो। सुप्रिया अपनी जान बचाने के लिए नरभक्षी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और एक झटके में सुप्रिया की गर्दन पकड़कर हवा में लटका देता है। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। राजीव, तुम चले जाओ यहाँ से। राजीव के हाथ में त्रिशूल देखकर वो एक पल के लिए हवा में ओझल हो जाता है। कुछ देर सब शांत रहा, लेकिन फिर अचानक राजीव को अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। दोनों की खौफनाक चीखें जंगल के सन्नाटे में गूंज उठती है और
आसमान एक बार फिर खून की चीखों से गूंज उठा। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया और उसी ख्वाब के बीच वो फिर से उस तांत्रिक के पास पहुंच गया। ये अब तक जिंदा है। मैंने उन दोनों को मार दिया बाबा, तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ। अब तो तुम खुश हो? नहीं बाबा, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। एक आदमी और है जिसने मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपा है। कौन है इंसान? मूर्ख, ये क्या किया तूने? भूल गया, मेरी ही वजह से आज तू शक्तिशाली बन पाया है। तूने मुझे मार दिया, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। शायद आप भूल गए बाबा कि आपके मन की बात मैं भी पढ़ सकता हूं। आपने उन दोनों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, या आपने अच्छा नहीं किया। तांत्रिक को मारने के बाद सुभाष अपने पुराने घर लौट जाता है और धीरे धीरे एक आम जिंदगी जीने लगता है। लेकिन इस आम जिंदगी के चक्कर में वो एक बात भूल जाता है। एक रात जब सुभाष ऑफिस से आकर अपने कमरे में सो रहा होता है, अचानक उसे एक अजीब सी आहट महसूस होती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी चमगादड़ लटकी हुई है। धीरे धीरे कई और चमगादड़ खिड़की से अंदर घुसने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा कमरा उनसे भर जाता है। फिर अचानक वे सब मिलकर सुभाष पर हमला कर देते हैं और उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं। अगले ही पल पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठती है और दम तोड़ते वक्त सुभाष को तांत्रिक की कही हुई एक बात अचानक याद आ जाती है। पिशाच बनने के बाद तुम रोज एक इंसान का कत्ल करोगे और फिर ये चमगादड़ उस इंसान का खून पीकर अपनी प्यास बुझाया करेंगे। और अगर किसी रात तुमने ऐसा नहीं किया तो ये चमगादड़ तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर से खून चूस लेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।